निजीकरण, इस सब से आप सभी लोग रूबरू होंगे और हाल फिलहाल में ऐसी चीज़ें हुई भी हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को समझते जा रहे हैं। इसरो ने हाल फिलहाल में एक न्यूज़ दी थी कि भाई अब हम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे, हम मिसाइल सिस्टम नहीं बनाएंगे। हम प्राइवेट जो है कंपनीज़ हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं, वो आए और पार्टिसिपेट करें और आने वाली जो भी मिसाइल्स हैं वो बनाएंगे। तो और भी चीज़ें ऐड हुई। अब हमारी एटॉमिक एनर्जी को लेकर के आपने सुना होगा, 2 दिन पहले की न्यूज़ थी कि उसको भी हमने प्राइवेट कर दिया। आज की इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम डीआरडीओ की बात कर रहे हैं। डीआरडीओ बोल रहा है कि जो मिसाइल सिस्टम्स हैं हम टीओटी कर देंगे। जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होता है कि हम प्राइवेट कंपनीज़ को अपनी जो है तकनीकी ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं। अब ये सही है या ख़राब है, क्या इससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है, सोवरेनिटी की बात आ जाती है। प्राइवेट कंपनीज़ हमेशा से जो है सिर्फ बेनिफिट पे काम करती हैं, उनको जहाँ जैसे लाभ ज़्यादा दिखाई देगा उसी हिसाब से काम करेंगी। तो ये तीनों डिसीजंस क्या हमारे भविष्य को चेंज करने वाले हैं, इसको लेकर के हम बात करेंगे। और एक न्यूज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत में क्या चल रहा है, इसको लेकर के चाइना के न्यूज़ चैनल्स में छापा जा रहा है। चाइना के जो न्यूज़पेपर्स है वहाँ पर आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि भाई भारत ने अपनी इस पॉलिसी में चेंज कर दिया। तारीफ नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग की लाइन तारीफ लायक लगती है, लेकिन जैसे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो लगेगा कि भारत की बेइज्जती की जा रही है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ये सारा हम समझेंगे। तो लिखा डीआरडीओ टू ट्रांसफर मिसाइल टेक्नोलॉजी टू इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। ये हमें जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कही गई है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने हाल फिलहाल में बोल भी दिया है। हम सबको पता है कि भाई हमारे पास मिसाइल सिस्टम अच्छा है। देखो, दिस मूव विल facilitate the transition of missile projects from the development stage to industrial scale production। तो हमें समझ में आ रहा है कि हम प्राइवेट तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को, सिर्फ बनाने वाले तकनीकी और ज़्यादा तेज़ी से बनाने के लिए हम इसको प्राइवेट कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम अभी भी डीआरडीओ करेगा, इसरो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु हथियार क्या प्राइवेट कंपनी बनाने वाले, तो कन्फ्यूजन क्लियर करना है कि परमाणु हथियार नहीं, परमाणु एनर्जी को लेकर बात कर रहे हैं। अब शायद सरकार भी ये मानने लगी है कि गवर्नमेंट सेक्टर ठीक से काम नहीं करता है, बड़े आलसी लोग हैं, सैलरी मोटी लेते हैं, काम ठीक से नहीं करते हैं। क्या यही रीज़न है कि ये लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे अलग अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम है, इसका नाम क्या है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये हमारे एक धार्मिक चीज़ से जुड़ा हुआ है, इसका नाम आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत सारे आर्टिकल आए हुए हैं कि क्या कैसे हो रहा है। ये अलग अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि आपने 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर देखी ही होंगी। अगर आप में से किसी को भी इनमें से किसी का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा निर्णय लिया है, वही है कि भाई डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियां, ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर लिखा है पारंपरिक मिसाइल प्रणालियां, इसका मतलब टीएनटी और जो खतरनाक प्रकार के डिस्ट्रक्टिव आइटम्स होते हैं सिर्फ वो ले जाने वाले, रासायनिक या फिर परमाणु हथियार या परमाणु वॉरहेड्स ले जाने वाली मिसाइल सिस्टम को इंक्लूड नहीं किया गया है। आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की है कि हम आपको दे देंगे तकनीकी, आप घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये जो युद्धकालीन आपूर्ति क्षमता मजबूत करना, हम तो कहीं युद्ध भी नहीं कर रहे हैं, ना हमारा पाकिस्तान से वॉर चल रहा है ना चीन से वॉर चल रहा है, तो अचानक से सब कुछ प्राइवेट कर देना और बोलना कि बल्क के स्तर पर इसका बनाना शुरू कर दो, इसका रीज़न क्या है? तो देखो, प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे बहुत एडवांस होती जा रही है और ड्रोन्स की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है रसिया और यूक्रेन का। ड्रोन्स का इस्तेमाल कब और कितना करना चाहिए, इस बात की जानकारी पूरे विश्व को यूक्रेन ने कराई है। अभी भी देखिएगा, कभी रसिया के इस पोर्ट पर कभी रसिया के उस पोर्ट पर लगातार ड्रोन्स के माध्यम से हमले किए जा रहे हैं। हमारे पास ड्रोन्स की बात करते हैं तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन नहीं था। अभी से कुछ समय पहले अगर आप ड्रोन खरीदना चाहते तो आपको दिल्ली जाना पड़ता। दिल्ली में भी जो आपको ड्रोन मिलते हैं पता चलता तकनीकी तो इंडिया की है ही नहीं, वो चाइना से निकल करके आई है। अभी हमारे पास ड्रोन्स हैं लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम है। अभी साल भर में हम शायद 1000 ड्रोन्स बना पाते हैं। अब बना भी पाते हो, कभी कोई अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो हम 1000 ड्रोन्स एक दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन प्रोडक्शन लाएंगे कहाँ से? तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए शायद सरकार ने ये फैसले लिए हैं। अगर आपको समझना हो कि वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है तो इन दो देशों का उदाहरण ले लीजिए। 3 साल से ज़्यादा होने वाले हैं, लगातार इनके बीच वॉर चल रहा है और अभी भी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी कि भाई आपके यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़रूरी है। प्रोडक्शन लगातार होते रहना चाहिए, प्रोडक्शन
रुका आप वॉर हार जाएंगे। रसिया बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में यूक्रेन छोटा सा देश है, लेकिन लगातार लगा हुआ है, हार नहीं मान रहा है। इसका मतलब उसकी सप्लाई चेन बहुत बेहतरीन है, अदरवाइज एक दिन खत्म हो जाता, सारा ही मामला खत्म हो जाता। तो यहाँ पर CSIS ने एक न्यूज छापी थी, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस लेसन्स फ्रॉम रशिया यूक्रेन। यहाँ से हमने सीखा है कि हमें कैसे चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। हाई जो है एम्यूनिटेशन कंजम्पशन, अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है तो उसके हिसाब से हमारे पास लगातार स्टॉक होना चाहिए। सप्लाई चेन का अगर स्ट्रेस बहुत बड़ा और वहाँ पे आप ढेर हो गए तो आप जो है युद्ध में हार जाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है तो आपको सप्लाई चेन मेंटेन रखनी होगी, और ये चीज़ हमने सीखी है प्रेजेंट टाइम में। और भी अगर आप आगे जाएंगे, इजराइल, ईरान और USA का वॉर देखिए, वहाँ पर भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, लगातार अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं। फिर से एक CSIS का न्यूज़ है, रिन्यूड ईरान वॉर वुड टेस्ट डिमिनिश्ड इंटरसेप्टर जो है इन्वेंटरीज। इसका मतलब क्या है, देखो इस युद्ध के बाद कंपेयर किया गया है कि US के पास पहले कितने पैट्रियोट्स थे और थार्ड थे, और प्रेजेंट टाइम में कितने रह गए हैं। फरवरी में इनके पास जो है लगभग 2330 थे, और प्रेजेंट टाइम में जुलाई में कितने जो है पैट्रियोट्स रह गए हैं, 759 से लेकर के 827। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इनकी भी सप्लाई चेन गड़बड़ हो गई है, वरना जितने पहले थे उतने आज भी होने चाहिए। कि दिन में 100 यूज हो रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हैं, 100 बना के भी दे रही हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो पहले हमारे यहाँ पर ड्रोन्स बनाने के लिए कोई कंपनी नहीं थी, 600 से अधिक कंपनियां ड्रोन बना रही हैं कि भाई कभी ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास होना चाहिए। और यहाँ पर जो है खर्च की बात की गई है कि पहले कितना खर्च होता था। पहले अमेरिका का जो वॉर वगैरह में खर्च होता था कुछ बिलियन डॉलर्स था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। एस्टिमेटेड अगर देखेंगे तो उनकी GDP का 4.6% है, और USA की GDP कितनी है हम सबको पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर उसका 4.6% कितना होता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखो जो कंट्रीज जो है वॉर में लगी रहती हैं उनका GDP का मैक्सिमम परसेंटेज जो है डिफेंस में ही खर्च होता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि अगर हमें पाकिस्तान जैसा नाकारा पड़ोसी ना मिला होता तो हमें अपना डिफेंस का बजट इतना खर्च करना ही नहीं पड़ता, और उस पैसे को बचा करके हम डेवलपमेंट पे लगाते तो शायद आज हमारी स्थिति और भी अच्छी होती। अब देखो येलो कलर वाली जो लाइन सबसे ज़्यादा 40% खर्च कर रही है, कौन है ये है यूक्रेन। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे पर्पल और रेड कलर की, पर्पल है इजराइल और जो है रेड है रसिया। हमें समझ में आ रहा है कि कौन कितना खर्च कर रहा है। उसके बाद ग्रीन कलर देखेंगे पोलैंड, सोचो पोलैंड भी खर्च कर रहा है अपने जो है GDP का। ब्लू में है US हो गया, उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है। हम अपनी GDP का कितना खर्च करते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब बात करते हैं कि US, इजराइल और ईरान वॉर से हमने सीखा मिसाइल, ड्रोन आपको चाहिए, आपका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होना चाहिए, इंटरसेप्टर्स होने चाहिए। इसके अलावा स्टॉक पाइल डिप्लेशन, कभी भी बीच में भी कहीं पे आपका स्टॉक घटना नहीं चाहिए। चीप अटैक, कॉस्टली डिफेंस, ये सारा हमको यहाँ पे समझाया गया है। लेयर्ड, लो कॉस्ट, तो हम समझ रहे हैं कि भाई हमको भी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, हमारे दो प्यारे पड़ोसी देश है, एक पाकिस्तान है, चाइना है। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी ना भी हो, लेकिन ये जो हमारा दूसरा पड़ोसी है वो इसकी मदद कर देगा कि अच्छा भारत पे हमला करना है, ठीक है तो हमसे ड्रोन्स ले लो। अब ये चीज़ें अगर हैं तो हमें जो है युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता है, ये हम सीख चुके हैं। तो इंडिया आज देखो, अब ये न्यूज़ कहाँ छपी है, ये न्यूज़ छपी है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में। इंडिया की पोस्ट नहीं है, ये चाइना में छापा गया है। शुरू में पढ़ के लग रहा है कि बहुत तारीफ हो रही है। इंडियाज मिसाइल टेक ट्रांसफर टू द फर्म जो है सिग्नल्स डिफेंस सेल्फ रिलायंस ऑन ट्रैक। लेकिन जब थोड़ा नीचे जाके पढ़ेंगे तो पता चलेगा डिस्पाइट द फोर्थकमिंग ट्रांसफर फ्रॉम अ स्टेट एजेंसी, इंडियाज फर्म आर स्टिल ईयर अवे फ्रॉम बीइंग एबल टू मेक एडवांस मिसाइल। बोल रहे हैं भाई इतना सारा होने के बावजूद भी इंडिया जो है एडवांस प्रकार की मिसाइल नहीं बना पा रहा है। ये जो है चाइना ने अपने यहाँ पर छापा है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर कौन सी चीज़ प्राइवेट हो रही है, कौन सी चीज़ गवर्नमेंट हो रही है, इससे चाइना को फ़र्क पड़ता है। अपने यहाँ पर छापा है तो फ़र्क पड़ता होगा। अब हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है। तो टू फ्रंट थ्रेट अगर हमारे पास है तो हमारे पास कुछ चीज़ें मिसाइल, ड्रोन होना चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा स्टॉक पाइल वाला जो हमने समझा है, लॉन्ग सप्लाई लाइन्स, मतलब जो है लंबे समय तक आपकी सप्लाई चेन मेंटेन रहनी चाहिए, चाहे युद्ध
युद्ध 1 साल चले या 4 साल चले, चीज़ें कम नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है 5000 ड्रोन्स बना के रख लिए कि युद्ध होगा और हम सबका इस्तेमाल कर देंगे। क्या पता वो 5000 जो है 5 दिन में ही यूज हो जाए, लेकिन आप एक दिन में 1000 ड्रोन नहीं बना सकते हो। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके लगातार प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हमारे यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। अब देखो, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है वो सारी मिसाइल सिस्टम के लिए नहीं है। जो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको नहीं इंक्लूड किया गया है, जो रासायनिक वॉरहेड्स हैं उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया है, बाकी जो हमारे नॉर्मल जो हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। अब वो कौन कौन सी हैं, तो आकाश NG हो गया, QRSAM हो गया, वशोराइट्स हो गया, अस्टा, रुद्रा, नाग, शांत, अब जो जितने भी सिंपल प्रकार के, हमारे सिंपल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो न्यूक्लियर या फिर रासायनिक हथियारों से लैस नहीं है, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड करके जो है रख दिया गया है। अब देखो, बात करें अगर रसिया और यूक्रेन से, इजराइल और ईरान और USA से हमने क्या सीखा है, तो हमने एक सीखा है कि हमें रेजिलिएंट अगर रहना है तो हमें लगातार प्रोडक्शन करते रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट के अकेले के बस की बात नहीं है कि लगातार प्रोडक्शन भी करे, रिसर्च भी करे, नया भी बनाए, पुराने को भी मेंटेन करके रखे। इसीलिए इन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो, तुमको बस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हम तुमको तकनीकी दे रहे हैं, बस इसी का ब्लूप्रिंट यूज़ करना है और उसको बनाते रहना है। थोड़ा रिस्क ज़रूर है यहाँ पर कि भाई ब्लूप्रिंट दे देंगे, कल को ये कहीं जाकर ट्रेड कर दें, किसी दूसरे देश को दे दें, हमने इतनी मेहनत करके जो है नई टेक्नोलॉजी खोजी है, ये थोड़ा रिस्क है। अगर आप एनालाइज करेंगे ड्रोन सिस्टम को, तो पिछले 10 से 15 सालों में नई तकनीकी आई भी और आउटडेटेड भी हो गई। वो कैसे, हमने जो है ड्रोन बनाए, जैमर आ गया, एंटी जैमिंग आया, फिर इसके बाद जो है FPV ड्रोन्स आए, तो इंटरसेप्टर ड्रोन्स भी आ गए, इसके अलावा जो है AI टारगेटिंग भी आ गया। मतलब 10 से 15 सालों में हमने नई तकनीकी खोजी और दूसरे लोगों ने उसका जो है काउंटर भी निकाल लिया। तो हम इससे ये समझ गए कि भाई चाहे हमारा स्पेस में रिसर्च वाला इलाका हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, या फिर जो है हमारा एटॉमिक एनर्जी वाला हो, हमें सब में मास प्रोडक्शन की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके सरकार ने इन तीनों सेगमेंट्स में प्राइवेट एंटिटीज़ को इनवाइट किया है कि भाई आप प्रोडक्शन करना शुरू कर दीजिए, ताकि हम भविष्य के लिए तैयार रहें। तो 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप बैटल फील्ड में टिके रहना चाहते हैं, तो अगर लंबा टिकना है तो आपके पास जो है स्टॉक अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। स्टॉक के साथ साथ आपके पास सप्लाई चेन और लंबे समय तक जो है चीज़ों को मेंटेन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत ने यहाँ पर रिसर्च सेक्टर या स्पेस कह लीजिए, एटॉमिक एनर्जी कह लीजिए, या फिर हमारा डिफेंस कह लीजिए, इन सभी क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनीज़ को इनवाइट किया है। आपको ये जो सरकार का इनिशिएटिव है कैसा लगा? क्या तीनों सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज़ का आना ज़रूरी था? क्या सच में DRDO में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं अब उन्हें प्रोडक्शन नहीं करना है, सिर्फ रिसर्च करनी है, और वो अच्छे से काम करेंगे या नहीं करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक प्रश्न है, आधुनिक युद्ध में लंबे समय तक सैन्य क्षमता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? केवल आधुनिक मिसाइल, विदेशी आयात, मजबूत रक्षा उत्पादन व सप्लाई चेन, या अधिक सैनिक? तो सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी आर्टिकल समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।